हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए पूछे जाने वाले जो पीवाईक्यू हैं उन्हीं को वन लाइनर में बनाया गया है। जो प्रीवियस ईयर में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ गए हैं उनको वन लाइनर में बनाया गया है। तो इसमें सारे ही सब्जेक्टों की जो वन लाइनर है उन्हें मिक्स करके आज बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किस अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक का जो शारीरिक विकास है यानी कि जो बाहरी विकास है वो सबसे ज्यादा तेज होता है। तो वो विकास होता है शैशवावस्था में, यानी जो बालक का शारीरिक जो वृद्धि होती है वो सबसे ज्यादा जो तेज होती है वो होती है शैशवावस्था में। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं टोली की अवस्था किस काल को कहा जाता है, यानी कौन सी अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। तो वो कहा जाता है बाल्यावस्था को, यानी बाल्यावस्था जो होती है वो टोली की अवस्था या उसे एक प्रकार से गैंग एज कहा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं किस अवस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसका मतलब है कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक इमिटेशन के माध्यम से यानी एक दूसरे की नकल करके चीजें सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है जब भी हमारे सामने कोई भी बालक के सामने जिस प्रकार का आप वातावरण रखोगे, जिस प्रकार से बोलोगे, उसी प्रकार से बालक उसे इमिटेशन के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से ग्रहण करता है। तो किस अवस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, तो वो सीखता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में बालक इतना छोटा होता है कि वो हर चीज को इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। उसके बाद बात करते हैं खिलौनों की अवस्था किस काल को कहा जाता है। गैंग एज कहा जाता है बाल्यावस्था को। खिलौनों की अवस्था किस काल को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बाल्यावस्था को। उसके बाद बात करते हैं जीवन का स्वर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था है जिसे जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किशोरावस्था को। जो किशोरावस्था है उसमें बालक में नए नए प्रकार के चेंजेस होते हैं, नए नए प्रकार के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक हर प्रकार के परिवर्तन किशोरावस्था में बालक में होते हैं। इस कारण किशोरावस्था को बालक की जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पर किस अवस्था में संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। यानी वो कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक बहुत ही संघर्ष करता है, तनाव में रहता है और उसकी लाइफ में बहुत ही तूफान की तरह हो जाता है। तो किस अवस्था को कहा जाता है, वो कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था जीवन का संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन कहा है स्टेनले हॉल ने। जिसने ये कथन दिया है वो है स्टेनले हॉल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किस अवस्था में बालक में आत्म प्रेम की भावना होती है। कौन सी अवस्था में बालक में आत्म प्रेम की भावना विकसित होती है, तो वो होती है शैशवावस्था में। उसके बाद बात करते हैं किस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है जो चीज उसके पास प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, यानी कि उसके सामने जो चीज नहीं है उसके बारे में कल्पना करना, उसके बारे में इमेजिनेशन करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो वो काल होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक अमूर्त चिंतन कर लेता है। एक बालक अगर पेड़ पर चढ़ रहा होता है तो वह कौन से मोटर स्किल्स का यूज कर रहा होता है। जैसे कि हमारी जो शारीरिक और गतिक अवस्था होती है उनमें दो प्रकार के मोटर स्किल्स होते हैं। एक होता है फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है उसमें जो मांसपेशियां होती हैं उनमें मांसपेशियों का ज्यादा यूज होता है, यानी कि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है उसमें मांसपेशियां का यूज ज्यादा होता है, तो उसको बोला जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। यानी जब बालक एक पेड़ पर चढ़ता है तो उसकी मांसपेशियों का वह पूरी तरीके से यूज कर रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी वर्क कर रही होती है, वो होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो अगर एक बालक पेड़ पर चढ़ रहा है या फिर बालक दौड़ रहा है तो वो किसके हिसाब से आएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स के। बच्चों का लिखना कौन से मोटर स्किल्स में आता है। अगर एक बालक किसी भी छोटे छोटे वर्ड को लिख रहा है या बड़े वर्ड को लिख रहा है, जैसे बालक ने लिखा का, जैसे बालक ने लिखा ए, या बालक ने कुछ भी लिखा, तो जो लिखना होता है वो आता है फाइन मोटर स्किल्स में, यानी कि उसकी छोटी छोटी मांसपेशियां वर्क कर रही होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स में मांसपेशियां ज्यादा वर्क करती हैं और फाइन मोटर स्किल्स में छोटी छोटी मांसपेशियां वर्क करती हैं, जैसे कि फिंगर का वर्क करना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। यानी कि कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, तो वो दिया था थॉर्नडाइक जी ने।
उसके बाद बात करते हैं रेखा गणित की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, यानी कि रेखा गणित को पढ़ाने के लिए जिस विधि का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिस विधि के माध्यम से बालक सबसे अच्छे से सीखेंगे, वो विधि है आगमन विधि। उसके बाद बात करते हैं गणित की प्रकृति कैसी होती है। जो मैथ होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो होती है तार्किक प्रकृति, यानी कि जो मैथ की प्रकृति होती है, गणित की प्रकृति होती है, वो होती है तार्किक प्रकृति। उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है। किस विधि में किसी भी कार्य को विशिष्ट से सामान्य की ओर सीखा जाता है, तो वो होती है आगमन विधि। उसके बाद बात करते हैं किस विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक स्थायी होता है। कौन सी विधि होती है जिसमें अगर हमने कोई भी ज्ञान ग्रहण किया है वो अधिक स्थायी होगा, तो वो होता है विश्लेषण विधि के द्वारा। क्योंकि विश्लेषण विधि में जिन चीज़ों को सिखाया जाता है उन्हें पार्ट में डिवाइड करके सिखाया जाता है, यानी कि हर चीज़ के पार्ट कर लिए जाते हैं और छोटे छोटे ऐसे किसी को पेड़ के बारे में बताना है तो पत्तियों का अलग बताएगा, और जैसे उसकी डालियां हैं उनका अलग, फूल अलग, फल अलग, यानी इस प्रकार से किसी भी चीज़ को पार्ट में डिवाइड करके बताते हैं, वो होती है विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि में जो ज्ञान होता है वो अधिक स्थायी होता है। उसके बाद बात करते हैं किस विधि के द्वारा कमजोर छात्रों को अधिक सहयोग मिलता है, तो वो मिलता है संश्लेषण विधि के द्वारा। यानी क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें बहुत ही ब्रॉड करके पढ़ा दिया जाता है, तो बालक का जो ज्ञान होता है वो बहुत अच्छे से बालक को समझ में आने लगता है। उसके बाद उसे खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में करके पढ़ाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा होता है। यानी एक बालक जो बहुत ही छोटा है, यानी प्राथमिक कक्षा में है, 1 to 5 के लिए है, तो उसके लिए जो मैथ है वो किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, तो वो पढ़ाया जाना चाहिए व्यवहारिक तरीके से। यानी कि बालक के व्यवहार में जो चीज़ें होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर मैथ को पढ़ाया जाता है तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो अधिक अच्छे से सीख पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर अगर बालक को गिनती सिखानी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है अबेकस का। उसके बाद बात करते हैं कौन सी विधि छात्रों को अधिक सक्रिय रखती है और छात्रों को नवीन रचनाओं की खोज करने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि वो कौन सी विधि होती है जिसमें बालक अधिक एक्टिव रहता है, बालक अधिक सक्रिय रहता है, तो वो विधि होती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में बालक अपनी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को खोज करता रहता है और उन समस्याओं का समाधान खुद करता है। अगर उसे कोई भी चीज़ दी गई है तो वो उनको सॉल्व खुद करता है, इसलिए प्रयोगशाला विधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं विद्यालय में गणित की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। यानी कि जो विद्यालय में मैथ पढ़ाया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो छात्रों का तार्किक चिंतन बढ़ाना। यानी बालकों में तार्किक चिंतन को बढ़ जाए, तार्किक चिंतन अधिक हो जाए, इसलिए बालकों को कक्षा में, विद्यालय में मैथ इसीलिए पढ़ाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं गणित की प्रकृति होती है, तो जो गणित होता है उसकी प्रकृति अभी बताई थी, गणित की प्रकृति तार्किक होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 को हम किसी भी चीज से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कौन सी विधि छात्रों की वजह से शिक्षक का केंद्र बिंदु होती है। यानी कि वो कौन सी विधि है जो शिक्षक, जिसमें शिक्षक केंद्र बिंदु में होता है, यानी कि जो शिक्षक है वो केंद्र बिंदु में रहता है, तो वो रहती है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि ऐसी विधि होती है जिसमें बालक केंद्रित विधि नहीं है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि कोई भी चीज बालक को शिक्षक के द्वारा व्याख्या करके समझाई जा रही है और बालक बिल्कुल शांत होकर उस चीज को पढ़ते हैं, इसलिए जो व्याख्यान विधि है वो शिक्षक केंद्रित विधि है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं गणित शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी विधि का प्रयोग किसने किया। गणित शिक्षण के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी विधि है उसका प्रयोग किसने किया, तो वो किया है हेनरी कोल्डवेल कुक ने। यानी गणित शिक्षण के लिए जो खेल विधि है उसका यूज किसने किया था, खेल विधि के जो जनक हैं वो है हेनरी कोल्डवेल कुक। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कितनी है, तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी चौड़ाई और लंबाई 2:3, यानी कि 2:3 जो उसकी है वो चौड़ाई और लंबाई है। उसके बाद बात करते हैं मधुबनी कहाँ की चित्रकला है। जो मधुबनी नामक चित्रकला है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है, तो वो है बिहार में।
उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है। जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं स्लॉथ का जीवन काल कितना होता है, तो जो स्लॉथ होता है उसका जीवन काल 40 वर्ष होता है। जो स्लॉथ होता है वो सबसे ज्यादा आलसी जानवर होता है और एक पेड़ के जब पत्ते समाप्त कर देता है खा के, उसके बाद वह दूसरे पेड़ पर चले जाता है और पूरे जीवन काल में मात्र 7 से 8 पेड़ों पर जा पाता है। उसके बाद बात करते हैं हाथी झुंड में कितने समय तक रहता है। एक हाथी अपने झुंड में कितने समय तक रहता है, तो वो हाथी वयस्क होने तक झुंड में रहता है। उसके बाद में जो झुंड में रहते हैं वो मादा हाथी और उसके बच्चे केवल झुंड में रहते हैं। हाथी अपना झुंड छोड़ देता है। उसके बाद बात करते हैं झुंड का नेता किसे माना जाता है। जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो मुख्य रूप से नेता माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो वो मादा हाथी को माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रकृति का सफाई कर्मी किस पक्षी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गिद्ध को। उसके बाद बात करते हैं विलुप्त प्रजातियों के बारे में किस बुक में लिखा जाता है। जो प्रजातियां या वनस्पतियां विलुप्त हो जाती हैं, खत्म होती जाती हैं, उनके बारे में किस बुक में लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है रेड डाटा बुक में। जो रेड डाटा बुक है उसको कौन जारी करता है, तो उसको जारी करता है IUCN, यानी कि जो रेड डाटा बुक है उसको जारी कौन करता है, IUCN। उसके बाद बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं बोडो नामक जो जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है असम में। बोडो नामक जो जनजाति है वो असम में पाई जाती है। तो ये थे हमारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सीटेट के क्वेश्चन हैं। तो जितने भी PYQ हैं उन्हें वन लाइनर में शामिल किया गया है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की इस मिक क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।